एक सी पेस के नाम से योजना शुरू की जा रही है, जिसकी स्थापना ताकि शुरुआत करना और किसी भी कंपनी का समापन करना 2 साल से घटाकर 6 महीने किया जा रहा है उस अवधि को। सरकार की खरीद का मामला, सरकार की जो भूमिका है उसको आधुनिक बनाया जा रहा है अमृतकाल के हिसाब से। जो नई भूमिका है उसमें कई अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भूमिका काफी अहम है। हम इसे पारदर्शी तरीके से लागू कर रहे हैं ताकि लागत और के जो नियम हैं इसे बेहतर किए जा सकें। जो 75% मौजूदा बिल हैं उन्हें 10 दिन के अंदर ही उनका निस्तारण किया जा रहा है ताकि और उसको सेटलमेंट किया जा रहा है। इसमें सभी पक्षों की राय ली जा रही है। हम पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए और पेमेंट को, भुगतान को कम करने के लिए, भुगतान को कम वक्त में करने के लिए हम ई बिल सिस्टम की स्थापना करेंगे। इसकी स्थापना इसका इस्तेमाल सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे सरकारी खरीद के लिए। इस सिस्टम से सप्लायरों को काफी मदद मिलेगी, साथ ही साथ जो ठेकेदार हैं उन्हें मदद मिलेगी ताकि वो डिजिटली साइन बिल सबमिट कर सकेंगे, साथ ही साथ वो इसको ट्रैक भी कर सकेंगे, इसकी निगरानी कर सकेंगे। अप्रत्यक्ष जो खर्च हैं सप्लायर्स का और कॉन्ट्रैक्टर्स का उसे कम करने के लिए हम श्योरिटी बॉन्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और बैंक गारंटी के विकल्प के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी खरीद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कारोबारियों को इससे काफी फायदा होगा। IRDAI जो कि इंश्योरेंस का नियामक है, बीमा का नियामक है, वो इन बॉन्ड्स को जारी करेगा। AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर, इसमें काफी संभावनाएं हैं जिसमें कि युवाओं को रोजगार मिल सकता है। AVGC टास्क फोर्स जिसके पास सभी पक्षों की जानकारी होगी उसकी स्थापना की जाएगी ताकि इस क्षेत्र का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके और घरेलू जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके और वैश्विक स्तर पर हम जो जरूरत है उसको पूरा कर सके। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 5G टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं। इससे विकास बढ़ेगा और साथ ही साथ नौकरी के मौके बनेंगे। स्पेक्ट्रम की बोली 2022 में की जाएगी ताकि 5G मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो 2022-23 में ही पूरी तरह से अमल में लाई जा सके। इसी तरह एक स्कीम लाई जा रही है जिसमें कि डिजाइन के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग हो सके। वो एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा ताकि 5G को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से भी जोड़ा जाएगा। लोगों को सस्ते कीमत पर ब्रॉडबैंड मिल सके और मोबाइल सर्विस मिल सके। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में 5% of annual collections under the जो 5% का एक फंड उपलब्ध कराया जाएगा, एनुअल कलेक्शन होगा। इससे रिसर्च और डेवलपमेंट में तकनीक में मदद मिलेगी। हमारी ये सोच है कि जो सभी गांव हैं और वहां के जो लोग हैं उन्हें एक तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, एक जैसी अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, संचार का माध्यम मिलना चाहिए, साथ ही उनको डिजिटल संसाधन मिलने चाहिए। जैसा कि शहरी इलाकों में मिलता है वैसा ही ग्रामीण इलाकों में भी मिलना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए जो संविदाएं हैं जो दूर दराज के इलाके हैं वो जल्द ही जारी किए जाएंगे और भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जारी किया जाएगा। ये PPP मॉडल पर जारी किया जाएगा और इसे 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि बेहतर और अच्छे तरीके से ऑप्टिकल फाइबर का हम इस्तेमाल कर सकें। इससे हम प्रमोशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात की जाए तो एक कानून
को अब बदला जाएगा, जिसमें नया कानून आएगा, जिससे कि राज्यों को ज्यादा फायदा होगा और वो भी हिस्सेदार बनेंगे उद्यमियों के, और जो सर्विस हब है उसके निर्माण में राज्यों की भूमिका बढ़ेगी। इसमें सभी बड़ी जो अभी इंडस्ट्रियल एनक्लेव्स हैं यानी औद्योगिक इलाके हैं वो इससे जुड़ेंगे और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार, हम आयात घटाना चाहते हैं रक्षा के क्षेत्र में हम आयात कम करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। 68% जो अब खरीद की जाती है वो घरेलू उद्योगों के लिए अलग से रखी जाएगी। 2023 में जो कुल रक्षा खरीद होगी उसमें 68% हम घरेलू उद्यमों के लिए रखेंगे। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट जो होगा उसके लिए हम बढ़ावा देंगे। इससे जुड़े हुए शिक्षण को हम बढ़ावा देंगे। डिफेंस का जो 25% का R&D बजट है वो इसके लिए अलग से दिया जाएगा। जो निजी क्षेत्र हैं उन्हें इसमें जुड़ने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वो सेना से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ जुड़ सकें। DRDO इसमें कोलैबोरेट करेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के जरिए उन्हें जोड़ा जाएगा। एक इंडिविजुअल बॉडी की स्थापना की जाएगी जो कि इससे पूरे मामले में इसका ख्याल रखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए, ड्रोन्स की बात की जाए, सेमीकंडक्टर की बात की जाए, तो इस इकोसिस्टम को जेनोमिक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये काफी जरूरी है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी बहुत जरूरी है। ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, सतत विकास के लिए बहुत जरूरी है ताकि देश का आधुनिकीकरण किया जा सके। इसमें युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे, साथ ही भारतीय उद्यम जो है वो काफी उनकी क्षमता काफी बढ़ेगी, वो काफी कुशल होंगे। हम कई ऐसे कदम उठाएंगे ताकि जो घरेलू प्लेयर्स हैं उनको फायदा हो और रिसर्च और डेवलपमेंट में सरकार मदद करती रहेगी। और हम सोच बदलना चाहते हैं। R&D में बहुत सारे विकल्प हैं। इसमें हम शैक्षिक क्षेत्र को जोड़ना चाहते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को जोड़ना चाहते हैं। सरकार की जो भूमिका है वो काफी अहम होगी और सरकार अपनी भूमिका निभाएगी। अगर ऊर्जा ट्रांसमिशन की बात की जाए, अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इसका नुकसान होगा उन देशों को जो कि अभी विकासशील देश हैं। भारत टॉप समिट ग्लासगो में जब हुआ था पिछले साल नवंबर में, जो आज जरूरत है वो आज हमें ये जरूरत है कि आज हम संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि खतरनाक तरीके से अंधाधुंध दोहन करें। कार्बन कम हो और विकास हमारा बेहतर हो, इसके लिए हमने पंचामृत नाम की एक स्कीम शुरू की है और यह हमारी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है, मजबूत समर्पण को दिखाता है। इस रणनीति से हम बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन कर सकते हैं और ये सतत विकास की प्रक्रिया होगी। और इसमें हम दीर्घकालिक और छोटी अवधि की भी हम इसमें कदम उठाएंगे। सोलर पावर की अगर बात की जाए तो इसमें जो घरेलू प्लेयर्स हैं उन्हें हम बढ़ाना चाहते हैं। 280 गीगावाट की क्षमता 2022-23 में स्थापित करने की हम कोशिश करेंगे। इसे हम PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से जोड़ना चाहते हैं ताकि उच्च स्तरीय मॉड्यूल की स्थापना की जा सके, ताकि बड़े पैमाने पर सोलर PV मॉड्यूल की स्थापना की जा सकेगी। माननीय स्पीकर महोदय, जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी है, जो अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है, इसमें हम नए जो कारोबार हैं उनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। एक्शन प्लान 10 क्षेत्रों में हमारे लिए हम खास ध्यान दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पुराने वाहन, जो खतरनाक इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनका निपटारा करने की रणनीति तैयार है। अब हमारा ध्यान है
वो कॉस्ट कटिंग यानी कि ढांचे को सस्ते दर पर बनाने पर हमारा रहेगा, तकनीक को बढ़ावा देने पर रहेगा। साथ ही साथ इनफॉर्मल सेक्टर को भी हम इसमें जोड़ना चाहते हैं और इसमें हम सक्रिय जो पब्लिक पॉलिसी है वो हम बनाना चाहते हैं। इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी, एक ढांचा बनाया जाएगा और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बायोमास से जुड़े हुए 5 से 7% in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. हम बायोमास को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि किसानों को भी मदद मिले और जो खेती से जुड़े हुए लोग पराली जलाते हैं वो कम हो और उसका इस्तेमाल हम ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कर सकें। हम इसके लिए ऊर्जा का कुशल तरीके से इस्तेमाल कर सकें, इस पर हम ध्यान देंगे। जो ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी हुई कंपनी है उन पर हम ध्यान देंगे। इसके लिए एनर्जी ऑडिट्स पर ध्यान दिया जाएगा। हम इसके लिए कॉमन मेजरमेंट प्रोटोकॉल भी अपनाएंगे। 4 पायलट प्रोजेक्ट कोल गैसिफिकेशन के लिए कराया जा सकेगा। And conversion of coal into chemicals required for the industry will be तकनीकी और आर्थिक तौर पर इसे स्थापित किया जा सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। नीतियां और कानूनी बदलाव करने की जिम्मेदारी सरकार की है ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाया जा सके, यानी किसानी से जुड़े हुए उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। हम किसानों को अलग से मदद उपलब्ध कराएंगे। इसमें खासतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को खासतौर पर हम मदद कराएंगे जो एग्रो फॉरेस्ट्री पर ध्यान देना चाहते हैं, यानी कृषि और जंगल को जोड़ना चाहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है उनका मौद्रीकरण यानी फाइनेंसिंग करना बहुत जरूरी है। जो पूंजी है वो बहुत ही जरूरी है, निवेश बहुत जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके। पूंजी का जो निवेश है वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे रोजगार के मौके बनते हैं, जिससे कि मांग बढ़ती है और बड़े जो उद्योग हैं, जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो सभी निवेश के आधार पर ही वहां मांग बढ़ती है। भारत की अर्थव्यवस्था ने बहुत मजबूत उछाल दिखाया है और आगे विकास की दर और तेज रहे, ये बहुत जरूरी है। हालांकि हमें इस स्तर को बनाए रखने के लिए 2020-21 में जो झटका लगा था उससे उबरने के लिए हमें एक कदम उठाने होंगे। पैरा 5 में हमने बताया था कि वर्चुअल साइकिल की मदद जरूरत पड़ेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी जनता की ओर से निवेश की जरूरत पड़ेगी। इस स्तर पर अगर हम बात की जाए तो जनता का जो निवेश है वो बहुत जरूरी है ताकि जो हम अपनी क्षमताओं का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूती से आगे बढ़े। जनता का निवेश अगर बढ़ता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो 2022-23 में मांग बढ़ेगी। हमने उपरोक्त जो अहम बात बताई है उसको लेकर हमने जो लागत है केंद्रीय बजट में हम फिर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। 35.4% हम इजाफा कर रहे हैं। पहले 5.54 लाख करोड़ हमने पिछले साल में था और उसे बढ़ाकर 7.05 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं। ये 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा है। 2019-20 के मुकाबले ये 2 गुने से भी ज्यादा है। ये जो लागत, ये हमने आवंटन लगभग 9% है जीडीपी का, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने ऐलान किया है। प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो इस निवेश को